कुलदीप की पत्नी गीता अपने बयान में पुलिस को कुछ बातें बता रही थी जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। उसने पुलिस को बताया कि जब वो सुबह उठी तो उसने सीढ़ियों के दरवाजे की कुंडी खोली थी, लेकिन जैसे ही वो नीचे आई उसे घर के मेन गेट पर अंदर से चाबी लगी हुई मिली और गेट खुला हुआ था। ये बात पुलिस को संदिग्ध लगी क्योंकि ये सब कुछ गड़बड़ दिख रहा था। गीता का कहना था कि वो जल्दी उठने की आदत से मजबूर थी क्योंकि उसे सुबह सुबह घर के कामों को निपटाना होता था, लेकिन उस दिन थोड़ी देर हो गई थी और अब उसे सभी कामों को जल्दी से खत्म करना था। वो जानती थी कि नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने तक सब कुछ तैयार करना होता था क्योंकि उसकी बेटी सुदीक्षा को कॉलेज जाने के बाद दोपहर में घर लौटना होता था। लेकिन इस दिन की घटनाओं ने पुलिस को और भी चौकस बना दिया। पुलिस का मानना था कि गीता का बयान कुछ हद तक विरोधाभासी था और शायद वो खुद ही कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए उसे और उसके पति कुलदीप को अपने लंच बॉक्स लेकर जाना जरूरी था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजय ठाकुर। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि सभी अच्छे ही होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। दरअसल 37 वर्षीय गीता पंजाबी भाषा की प्रोफेसर थी और पिछले 15 वर्षों से सिविल लाइंस लुधियाना स्थित एक शिक्षा संस्थान में पढ़ाती थी। गीता के पति कुलदीप रेलवे में इलेक्ट्रिशियन के रूप में तैनात थे। कुलदीप सुबह 8:30 बजे अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे और शाम 5:30 बजे घर लौटते थे। कुलदीप के जाने के बाद गीता 9:30 बजे कॉलेज आती थी, जबकि उनकी बेटी सुदीक्षा 10 बजे घर से कॉलेज के लिए निकलती थी। इस दौरान घर में केवल कुलदीप का छोटा भाई हरदीप ही अकेला रहता था। हरदीप नगर निगम लुधियाना की पार्किंग के ठेकेदार के पास काम करता था। उसकी रात की ड्यूटी होती थी। वो अपने भाई भाभी के साथ रहता था और रात 8 बजे घर से ड्यूटी पर जाता था, फिर सुबह 9 बजे लौटता था। दिन में वो घर पर ही सोता था। कुलदीप, गीता, सुदीक्षा और हरदीप के साथ 4 सदस्य इस परिवार का हिस्सा थे, जो लुधियाना के अजीत नगर, बकौली रोड, हैबोवाल के मकान नंबर 1751/21 की गली नंबर 3 में रहते थे। कुलदीप के पिता राममूर्ति की कुछ साल पहले मृत्यु हो चुकी थी और उनके निधन के बाद कुलदीप घर का एकमात्र बड़ा सदस्य था। इस परिवार में 3 कमाने वाले सदस्य थे, जिससे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी और सब कुछ सही चल रहा था। उस दिन कुलदीप, गीता और सुदीक्षा घर से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे और सभी को अपने अपने कामों में जल्दी थी। गीता ने नाश्ता तैयार किया था और अपने पति कुलदीप को आवाज दी, नाश्ता लग गया है, जल्दी आ जाइए, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। कुलदीप नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गए और गीता ने उन्हें परांठे परोस दिए। कुलदीप नाश्ता करने लगे तो उन्हें अपनी बेटी सुदीक्षा का ख्याल आया। उन्होंने गीता से पूछा, सुदीक्षा कहाँ है? गीता ने जवाब दिया, अपने कमरे में होगी, तुम नाश्ता करो। कुलदीप ने वही बैठते हुए सुदीक्षा को आवाज दी, लेकिन वो नहीं आई। कुलदीप ने 2-3 बार आवाज दी, लेकिन सुदीक्षा के कमरे से कोई जवाब नहीं आया। गीता ने फिर से टोका, तुम नाश्ता करो, वो आ जाएगी। लेकिन कुलदीप को चैन नहीं आया क्योंकि उसे सुबह का नाश्ता और रात का खाना हमेशा पत्नी और बेटी के साथ खाना पसंद था। गीता के मना करने के बावजूद कुलदीप नाश्ता छोड़कर सुदीक्षा के कमरे में गए। कमरे में जाकर कुलदीप ने देखा कि सुदीक्षा कानों में हेडफोन लगाए किसी से हंसते हुए बात कर रही थी। यह देखकर कुलदीप को गुस्सा आ गया। जब उन्होंने स्क्रीन पर देखा तो उस पर तरुण का नाम लिखा हुआ था। तरुण, जिसे कुलदीप अच्छे से जानता था, सुदीक्षा का बॉयफ्रेंड था। तरुण का नाम हसबड़ा रोड पर पंचपीर के पास मेहर सिंह नगर में था, जहां वो अपनी मेडिकल शॉप चलाता था। पिछले 3 सालों से सुदीक्षा और तरुण के प्रेम संबंध थे और कुलदीप इस रिश्ते का विरोध करता था। कुलदीप ने कई बार सुदीक्षा को चेतावनी दी थी, लेकिन सुदीक्षा ने कभी उसकी बात नहीं मानी। वो खुद को आजाद मानती थी और किसी भी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करती थी, विशेष रूप से अपने प्रेम संबंधों में। फोन की स्क्रीन पर तरुण का नंबर देखकर कुलदीप के तन बदन में आग लग गई। वो सुदीक्षा से गुस्से में बोला,
मैंने कितनी बार कहा है कि इस लड़के से दूर रहो, फिर भी तुम नहीं सुनती। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती या जानबूझकर अनजान बनी रहती हो? सुदीक्षा के कमरे से आवाजें सुनकर गीता भी वहां आ गई। उसने भी बेटी को डांटते हुए चुप रहने के लिए कहा, लेकिन बाप बेटी के बीच तरुण को लेकर बहस तेज हो गई। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। कुलदीप पिता होने के नाते अपनी बेटी को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था, और वो इस मामले में सही भी था। जब बच्चे अपने उद्देश्य को भूलकर गलत दिशा में चलने लगते हैं, तो पिता का यह कर्तव्य बनता है कि वो उन्हें सही मार्ग पर लाए। कुलदीप यही कर रहा था, लेकिन सुदीक्षा को तरुण के बारे में कोई नकारात्मक बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। यही कारण था कि जब भी कुलदीप उसे समझाने की कोशिश करता, वो गुस्से में आ जाती। इस कारण बाप बेटी के बीच तरुण को लेकर हमेशा तकरार बनी रहती थी। सुदीक्षा के लिए तरुण के खिलाफ बोलने वाला उसका पिता एक दुश्मन जैसा था। उस दिन बहस इस हद तक बढ़ गई कि कुलदीप ने गुस्से में सुदीक्षा का फोन छीनकर उसे फर्श पर पटक दिया और बिना नाश्ता किए घर से बाहर निकल गया। उसका टिफिन भी वही छोड़ाया। परिवार में किसी तीसरे का हस्तक्षेप अक्सर तनाव को और बढ़ा देता है। कुलदीप के बिना कुछ खाए पिए घर से निकल जाने के बाद गीता और सुदीक्षा भी बिना नाश्ता किए कॉलेज चली गई। रात को कुलदीप ने एक बार फिर अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की और परिवार ने एक साथ खाना खाने का फैसला किया। खाना खाने के बाद कुलदीप नीचे अपने कमरे में सोने चला गया, जबकि गीता और सुदीक्षा छत पर सो गई। यह सब 19 जुलाई की रात का दृश्य था। अगली सुबह यानी 20 जुलाई 2018 को गीता ने सुबह 5:30 बजे अपनी दिनचर्या के अनुसार उठकर नित्य कर्म किए और कुलदीप को जगाने के लिए उसके कमरे में जाने लगी। तभी उसकी नजर मुख्य दरवाजे पर पड़ी, जो खुला हुआ था। वो तेजी से कमरे की ओर दौड़ी और जब कमरे में दाखिल हुई तो उसके सामने का दृश्य देखकर वो दंग रह गई। बेड पर खून से सना हुआ कुलदीप की लाश पड़ी थी। गीता चीखते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसके शोर मचाने पर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। किसी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी कि अजीत नगर की गली नंबर 3 के मकान नंबर 171521A में हत्या हुई है और पुलिस को तुरंत पहुंचने को कहा। पुलिस कंट्रोल रूम ने यह सूचना संबंधित थाने हैबोवाल को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी परमदीप सिंह अपने सहायक पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। सुबह का समय था। दिन अभी पूरी तरह से नहीं निकला था। इसके बावजूद वहां अपेक्षा से अधिक भीड़ जमा थी। जहां हत्या हुई थी वो 40 वर्षीय कुलदीप सिंह संघड़ उर्फ मोनू का था। हत्या भी उसी की हुई थी। थाना प्रभारी परमदीप सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया। कुलदीप की लाश कमरे में बेड पर पड़ी थी। उसकी हत्या किसी तेजधार हथियार से गला रेत कर की गई थी। कटने पर गले से बहा खून बेड पर फैला हुआ था। खून देखकर ऐसा लगता था जैसे कुलदीप की हत्या कुछ घंटे पहले ही की गई हो, क्योंकि खून का रंग अभी तक लाल था, काला नहीं हुआ था। घनी आबादी वाली उस मध्यम वर्गीय परिवारों की कॉलोनी के एक मकान में इस तरह हत्या हो जाना आश्चर्य वाली बात थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए परमदीप सिंह ने घटना की सूचना अपने उच्चाधिकारियों और क्राइम टीम को दे दी थी। सूचना मिलते ही लुधियाना पुलिस कमिश्नर डा सुखचैन सिंह गिल, एडीसीपी गुरप्रीत कौर पोरवाल, एसीपी वेस्ट गुरप्रीत सिंह, स्पेशल स्टाफ की टीम और क्राइम ब्रांच टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड भी मौके पर बुला लिया गया था। सबने आते ही अपना अपना काम शुरू कर दिया। घटनास्थल से कुछ फिंगरप्रिंट भी उठाए गए। खोजी कुत्ते ज्यादा मदद नहीं कर पाए। वो मृतक के कमरे से निकलकर आंगन में चक्कर लगाने के बाद बाहर सड़क पर आकर रुक गए। साथ साथ खाना खाकर अलग सोए थे। थाना प्रभारी परमदीप सिंह को मृतक कुलदीप की 37 वर्षीय पत्नी गीता ने बताया कि कुलदीप ने रात को करीब 9:30 बजे मेरे और 17 वर्षीय बेटी सुदीक्षा के साथ छत पर खाना खाया था। खाना खाने के बाद लगभग 10 बजे वो नीचे अपने कमरे में सोने चले गए थे। बाद में मैंने नीचे आकर घर का मुख्य द्वार बंद करके ताला लगाया था। फिर मैं छत पर बेटी के साथ सोने चली गई थी। रोज की तरह सुबह 5:30 बजे जब मैं छत से उतरकर नीचे आई तो मैंने कुलदीप के कमरे में उनकी लाश देखी। उस समय घर का मुख्य द्वार खुला हुआ था। ये देख मैंने घबराकर शोर मचा दिया, जिससे अड़ोसी पड़ोसी जमा हो गए। उन्हीं में से किसी ने पुलिस को फोन किया होगा।
मृतक कुलदीप के भाई हरदीप ने बताया कि वो रात के करीब 9:30 बजे जब काम पर जा रहा था, तब भाई भाभी और सुदीक्षा छत पर बैठकर खाना खा रहे थे। सुबह 5:30 बजे मेरे दोस्त और पड़ोसी लाला ने फोन पर मुझे ये खबर दी। हरदीप ने यह भी बताया कि रात को रोजाना कुलदीप ही बाहर वाले मुख्य दरवाजे पर ताला लगाया करता था। उसने यह भी बताया कि कुलदीप को शराब पीने की आदत थी। अपनी ड्यूटी से आने के बाद वो सोने से पहले तक 1 से 2 घंटे घर पर ही बैठकर शराब पिया करता था। हरदीप के अनुसार घर से उसके भाई की काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और 2 फोन भी गायब थे, जिनमें एक फोन ओप्पो कंपनी का था और दूसरा चाइनीज सेट था। मृतक की बेटी सुदीक्षा ने अपने बयान में सिर्फ इतना ही बताया कि मां के रोने की आवाज सुनकर वो छत से नीचे आई थी। बहरहाल सब थाना प्रभारी ने मृतक कुलदीप के भाई हरदीप के बयानों के आधार पर कुलदीप की हत्या का मुकदमा भादंवी की धारा 302, 120B, 34 के अंतर्गत अज्ञात हत्यारों के खिलाफ दर्ज कर लिया। प्राथमिक कार्रवाई करके उन्होंने लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दी। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। यह मामला लुधियाना पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण पजल बन गया था, जिसमें मृतक कुलदीप की हत्या के बाद पुलिस ने घटनास्थल की जांच के लिए हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल किया। पुलिस की टीम ने घटनास्थल की जांच 1.5 से 2 घंटे में पूरी की, लेकिन ऐसा कोई ठोस चिन्ह नहीं मिला जिससे यह पता चल सके कि हत्यारे ने घर में घुसने के लिए किसी प्रकार की जोरजबरदस्ती की हो। इसने यह संकेत दिया कि हत्या में कोई नजदीकी व्यक्ति शामिल हो सकता था। पुलिस ने पूरे घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की और मृतक की पत्नी गीता, बेटी सुदीक्षा, रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पता चला कि कुलदीप और उसकी पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। गीता ने बताया कि कुलदीप अनुशासन प्रिय था, लेकिन शराब पीने के बाद वो और सख्त हो जाता था, जिससे उनकी बेटी सुदीक्षा के साथ कहासुनी हो जाती थी। जब पुलिस ने घटनाक्रम की पूरी पड़ताल की तो पाया कि कत्ल के वक्त घर में केवल गीता और उसकी बेटी सुदीक्षा थी। यह बात पुलिस के लिए अहम थी, क्योंकि पुलिस को यह सवाल खटक रहा था कि हत्यारे घर में कैसे घुसे। बगैर किसी परिचित व्यक्ति के घर में घुसना संभव नहीं था। घटना के समय मृतक का छोटा भाई हरदीप ड्यूटी पर था और उसकी जांच के बाद पुलिस ने उसे निर्दोष पाया। हालांकि हरदीप के बयान ने पुलिस का शक गीता की ओर मोड़ दिया। गीता ने कहा था कि खाना खाने के बाद उसने खुद मुख्य द्वार बंद किया था, जबकि हरदीप का कहना था कि कुलदीप ही मुख्य द्वार बंद करता था। इस प्रकार पुलिस को अब गीता की भूमिका पर शक था और उन्होंने तफ्तीश को और गहराई से जारी रखा। कुलदीप की हत्या के बाद पुलिस ने घटनास्थल का गहराई से विश्लेषण किया। यह पाया गया कि कुलदीप का आदत थी कि सोने से पहले वो 5 से 7 मिनट टहलने जाते थे। इसके बाद वो मुख्य द्वार बंद कर चाबी कमरे में खूंटी पर लटका देते थे, ताकि गीता को सुबह चाबी ढूंढने में कोई परेशानी न हो। पुलिस के लिए यह सवाल खड़ा हुआ कि जब घर में 2 लोग मौजूद थे तो एक तीसरे व्यक्ति ने बाहर से आकर कुलदीप की हत्या कैसे कर दी। इसका मतलब यह हो सकता था कि घर का एक सदस्य बाहरी व्यक्ति के संपर्क में था, या फिर दोनों ही मिलकर हत्या कर सकते थे। हत्या के बाद लूटपाट का लिबास पहनाया गया था, जो इस बात का संकेत था कि मामला अंदर से जुड़ा हुआ था। इसके बाद परमदीप सिंह ने गीता और सुदीक्षा की पिछले 1 सप्ताह की कॉल डिटेल्स की जांच करवाई, जिसमें एक विशेष नंबर सामने आया जिस पर सुदीक्षा की लगातार बातें होती थी। कुछ कॉल तो घंटों लंबी थी और कई देर रात की भी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 19 जुलाई की रात जब कुलदीप की हत्या की जा रही थी, उस समय भी दोनों के बीच लगातार कॉल्स हो रही थी। यह सवाल उठता था कि क्या यह संभव था कि हत्या की जा रही हो और ऊपर छत पर फोन पर बातें करने वाले को इसकी भनक तक न लगे, कोई खटका या आहट न सुनाई दे। ऐसा कैसे हो सकता था? इस मामले की गहराई से जांच करते हुए पुलिस ने सुदीक्षा के फोन नंबर के कॉल डिटेल्स चेक किए और थोड़ी सख्ती से पूछताछ करने पर सब सामने आ गया। पुलिस ने सुदीक्षा के प्रेमी तरुण उर्फ तेजपाल सिंह भाटी को हिरासत में लिया। तरुण ने बताया कि कुलदीप की हत्या सुदीक्षा ने 2.5 लाख रुपए देकर करवाई थी। इसके बाद
पुलिस ने गीता और सुदीक्षा को गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन सुदीक्षा, उसके प्रेमी तरुण और मां गीता को कुलदीप की हत्या के आरोप में अदालत में पेश किया गया और फिर आगामी पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। तरुण और सुदीक्षा की निशानदेही पर पुलिस ने कुलदीप का मोबाइल फोन बरामद किया, जो उसने छत पर छिपा रखा था। साथ ही उसकी खून से सनी चुन्नी और तौलिया भी मिल गए, जो वारदात में उपयोग हुए थे। इन दोनों ने हत्या में शामिल 4 और लोगों के नाम भी बताए। हैबोवाल थाना प्रभारी परमदीप सिंह ने इन आरोपियों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई, जिसमें हम्बड़ा चौकी प्रभारी एएसआई मंजीत सिंह सिंघम, कांस्टेबल प्रगट सिंह, जतिंदर सिंह और जीतू कुमार शामिल थे। इस टीम ने 25 जुलाई को एक नाटकीय तरीके से सागर गैंग के सरगना और कॉन्ट्रैक्ट किलर सागर उर्फ न्यूट्रन को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 8वां आरोपी जसकरण अभी भी पुलिस के हाथ नहीं आया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फील्डगंज के प्रेमगर निवासी सागर ब्राह्मणिया, खुडू मोहल्ले के दीपक धालीवाल उर्फ दीपा और सीएमसी के पास रहने वाले विशाल जैकब के रूप में हुई। ये सभी आरोपी 18 से 21 साल के बीच के थे और 10वीं कक्षा तक पढ़े थे। ये चारों दोस्त थे। सागर, विशाल और दीपक को राजपुरा रोड से पकड़ा गया, जबकि न्यूट्रन को ढोलेवाल चौक से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और लाल रंग की स्कूटी के अलावा मृतक की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, पर्स, पहचान पत्र और अन्य सामान बरामद हुआ, जबकि हथियार को बरामद करने के लिए आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पूछताछ में हत्या की जो कहानी सामने आई, वो खून के रिश्तों और मर्यादाओं को तार-तार करने वाली थी। ये कहानी एक ऐसी औरत की थी जिसने अपने प्रेमी से संबंध रखने के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी। कुलदीप अक्सर शराब पीकर गीता और सुदीक्षा से मारपीट करता था, खासकर तब जब उसे सुदीक्षा और तरुण उर्फ तेजपाल के प्रेम संबंधों का पता चलता था। कुलदीप को उन रिश्तों पर सख्त आपत्ति थी, जो उसकी बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए आड़े आते थे। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी तेजपाल से मेल मिलाप रखे। उसने कई बार सुदीक्षा को मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ लिया था और तैश में आकर बेटी का मोबाइल भी तोड़ दिया था, जबकि गीता इस मामले में बेटी को ऊंच नीच समझाने की जगह उल्टे उसी का साथ दिया करती थी। इसका नतीजा ये निकला कि सुदीक्षा अपनी मां की शय पाकर दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और पिता पर हावी होने की कोशिश करने लगी, जो कुलदीप को कतई मंजूर नहीं था। इसलिए वो शराब पीने के बाद इस बात को लेकर पत्नी और बेटी से झगड़ा किया करता था। उधर सुदीक्षा अपने प्रेमी तरुण को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो हर समय अपने पिता को नीचा दिखाने के लिए योजनाएं बनाती रहती थी। इस बीच सुदीक्षा ने अपने पिता के बारे में गीता से कहना शुरू कर दिया कि उसका शराबी पिता उस पर बुरी नजर रखता है। वो कभी भी उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता है। पति की ये बात गीता को नागवार गुजरी और उसने बिना विवेक से काम लिए बेटी की बातों पर विश्वास कर लिया और पति के कत्ल की साजिश रच डाली। अपने बयानों में सुदीक्षा ने बताया कि उसके तेजपाल के साथ पिछले 3 सालों से प्रेम संबंध थे। तरुण की तरह सुदीक्षा भी प्राइवेट तौर पर बीए कर रही थी। पिता को रास्ते से हटाने के लिए गीता ने तेजपाल से बात की। तीनों ने मिलकर 3 महीने पहले अप्रैल मई में योजना तैयार की। हिस्ट्री शीटर से हुआ हत्या का सौदा कुलदीप की हत्या के लिए पहले तेजपाल ने बीड़ा उठाया था। बीते जून महीने की 18 तारीख को वो पूरी तैयारी के साथ कुलदीप की हत्या करने के लिए उसके घर आया था, लेकिन ऐन मौके पर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। फलस्वरूप योजना धरी की धरी रह गई। एक बार योजना नाकाम रहने पर गीता व सुदीक्षा ने तेजपाल के माध्यम से उसके दोस्त कुख्यात हिस्ट्री शीटर सागर सूद उर्फ न्यूट्रन से मिलकर कुलदीप को कत्ल करने की बात की। फलस्वरूप कुलदीप की हत्या का सौदा 2.5 लाख रुपए में तय हो गया। सागर सूद LIG फ्लैट फेस 3 का रहने वाला था। उस पर लुधियाना के सराभा नगर व थाना डिवीजन नंबर 6 में हत्या के प्रयास, मारपीट, चोरी
और अन्य संगीन धाराओं में कई मामले दर्ज थे। आखिरी बार उसे हत्या के प्रयास के मामले में थाना सलेम टाबरी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में विशाल भी सह अभियुक्त था। सागर बीते मई महीने में जेल से बाहर आया था। जून में उसने लुधियाना की एक युवती से प्रेम विवाह कर लिया था और उसके साथ चंडीगढ़ में रहने लगा था। तरुण से उसकी पहले से ही दोस्ती थी। नया विवाह हुआ था। न्यूट्रन को पैसों की सख्त जरूरत थी। यही सोचकर जब तरुण ने कुलदीप का कत्ल करने के लिए 2.5 लाख रुपए देने की बात कही तो वो तुरंत तैयार हो गया। तरुण ने उसे 6,000 रुपए एडवांस दे दिए। बाकी रकम काम करने के बाद देना तय हुआ। साथ ही यह भी तय हुआ कि कुलदीप को इस तरह मौत के घाट उतारा जाए ताकि उसकी मौत प्राकृतिक लगे। ऐसा इसलिए ताकि कुलदीप की मौत के बाद रेलवे की तरफ से मिलने वाला पैसा उसकी पत्नी गीता को मिल जाए। उसी पैसे में से सुपारी के शेष पैसे देना तय हुआ। यह भी तय हुआ कि कत्ल के बाद घर में जो भी पैसा और कीमती सामान होगा उसे कातिल अपने साथ ले जाएंगे। सागर कुलदीप की हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया और उसने हत्या करने के लिए फुल प्रूफ योजना तैयार कर ली। न्यूट्रन ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपने दोस्तों सागर ब्राह्मणिया, दीपक धालीवाल उर्फ दीपा व विशाल जैकब को अपनी योजना में शामिल कर लिया। एडवांस 6,000 रुपए में से 800 रुपए उसने चंडीगढ़ से लुधियाना आने के लिए टैक्सी के किराए पर खर्च कर दिए, जबकि 1,200 रुपए में लुधियाना बस अड्डे के पास अपनी नई पत्नी को होटल का कमरा किराए पर लेकर दिया था। इसके बाद एक वो और उसके दोस्त मोटरसाइकिल व स्कूटी पर सवार होकर कुलदीप के घर पहुंचे। कुलदीप की जिंदगी की आखिरी रात आसपास घर होने के कारण न्यूट्रन पकड़े जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। इसीलिए उसने अपने दोस्तों को साथ मिलाया था। कुलदीप के घर का मुख्य द्वार गीता और सुदीक्षा ने पहले से ही खोल कर रखा था। जब ये लोग घर में दाखिल हुए तो कुलदीप बेडरूम में गहरी नींद सो रहा था। न्यूट्रन और उसके साथियों ने कुलदीप को सोते वक्त दबोच लिया और उसका मुंह तौलिए से दबाकर गले के चुन्नी से घोंट दिया, जबकि 2 लोगों ने उसकी टांगे और बाजू पकड़ रखे थे। इस बीच जब कुलदीप बेसुध हो गया तो जसकरण ने उसके दिल की धड़कन चेक की जो चल रही थी। इस पर न्यूट्रन और विशाल ने साथ लाए तेजधार हथियारों से वार करके उसकी गर्दन काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ये लोग कुलदीप का पर्स, जिसमें करीब 2,000 रुपए थे, उसका पहचान पत्र, कमरे में रखे 2 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लेकर भाग गए। कुलदीप का कत्ल करने के बाद सागर ने मोबाइल से इसकी सूचना तरुण को दे दी। तरुण ने मोबाइल पर यह बात सुदीक्षा को बता दी। योजना के अनुसार कुलदीप की हत्या होने की खबर मिलते ही दोनों मां बेटी ने सबूत मिटाने की कोशिश की। वे छत से नीचे आईं और खून से सने तौलिए व चुन्नी काले रंग की पॉलीथिन में डालकर पीछे के खाली प्लाट में फेंक दी, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया था। कुलदीप की पत्नी गीता पुलिस को दिए अपने बयान में बुरी तरह फंस गई थी। उसने पुलिस को बताया था कि जब वो सुबह उठी तो सीढ़ियों पर लगे दरवाजे की कुंडी उसने ही खोली थी। जब वो नीचे आई तो घर के मेन गेट के लॉक में अंदर से चाबी लगी हुई थी और वो खुला हुआ था। इसी पर पुलिस को संदेह हुआ कि जब ऊपर से कोई नहीं आया तो मेन गेट का लॉक किसने खोला, जबकि कुलदीप का रूटीन था कि वो सोने से पहले मेन गेट लॉक करके चाबी को कुंडी पर टांग देता था। पुलिस ने गीता के बयान और घटनाओं की गहरी छानबीन की और ये पाया कि कुलदीप का कत्ल केवल पैसों और संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि एक साजिश का हिस्सा था। पुलिस ने गीता से सख्ती से पूछताछ की और धीरे धीरे उसकी सच्चाई सामने आई। गीता ने यह स्वीकार किया कि उसने अपने पति के कत्ल में शामिल होने का पूरा षड्यंत्र रचा था ताकि वो और उसकी मां सागर की मदद से कुलदीप की संपत्ति हड़प सके। पुलिस ने इस पूरी साजिश को उजागर करते हुए सागर, गीता और सुदीक्षा को गिरफ्तार कर लिया। कुलदीप की हत्या का मामला न केवल एक खौफनाक अपराध था, बल्कि यह भी एक चेतावनी बनकर सामने आया कि परिवार और विश्वास के भीतर छिपी हुई सच्चाई कितनी भयावह हो सकती है। सच्चाई देर से ही सही,
लेकिन सामने आ ही जाती है। किसी भी स्थिति में ईमानदारी और सच्चाई का पालन करना सबसे जरूरी है, क्योंकि झूठ और धोखा हमेशा अपनी पहचान खोने का कारण बनते हैं। मित्रों, आप आज की कहानी को लेकर क्या सोच रहे हैं? कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा अलविदा।